सीनू एंड वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल सीनू ज्योग्राफी क्लासेस। देखिए हमारी यहाँ 11th क्लास की एनसीईआरटी की ज्योग्राफी बुक भारत भौतिक पर्यावरण हमारी कंटिन्यू यहाँ चल रही है और उसमें हमारा चैप्टर चल रहा है 7th चैप्टर, लास्ट एंड फाइनल चैप्टर ऑफ दिस बुक। 7th चैप्टर नेचुरल हैजार्ड्स एंड डिजास्टर्स यानी प्राकृतिक संकट और आपदाएं। इसके फर्स्ट 2 पार्ट हमने कर लिए हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आज हम करेंगे 3rd पार्ट। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे अगले नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए नेचुरल हैजार्ड्स एंड डिजास्टर्स में हमने पहले क्या पढ़ा था कि किस तरह से हैजार्ड और डिजास्टर्स पूरे वर्ल्ड के सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। देखिए ये बड़ी प्रॉब्लम इसलिए नहीं है कि इसमें क्या है अर्थक्वेक आ रहे हैं, इसमें सुनामी आ रही है, इसमें जो लैंडस्लाइड हो रही है, इसीलिए ये बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि लोगों के सामने दिक्कतें आ रही हैं। देखिए इसीलिए ये बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि वर्ल्ड वाइड भी ग्लोबल लीडर्स के सामने क्या है, ग्लोबल लीडर्स ने क्या किया, अलग अलग कंट्रीज में इस चीज को रिकॉग्नाइज किया, सबने इस चीज को महसूस किया कि किस तरह से डिजास्टर्स क्या है दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। तो इसके चलते यूनाइटेड नेशंस ने भी 1989 में इस मुद्दे को उठाया, उन्होंने भी इस चीज के बारे में सोचा। देखिए डिजास्टर्स से कोई एक कंट्री परेशान नहीं है, कोई एक स्टेट परेशान नहीं है, बल्कि पूरा वर्ल्ड इससे परेशान है, इसको सहन कर रहा है। इसीलिए सबने क्या सोचा कि एक इंटेंस नीड डेवलप हुई इस चीज को लेकर कि किस तरह से प्लानिंग करके इस चीज को कम किया जाए। तो इस तरह से वर्ल्ड वाइड क्या है, एक फ्रेमवर्क की जरूरत पड़ी, एक प्लेटफॉर्म ऐसा होना चाहिए जिससे पूरे सारे कंट्रीज जो मिलकर आपस में कम्युनिकेशन कर सके, एक दूसरे से बात कर सके, डिजास्टर को चेकआउट कर सके कि किस तरह से डिजास्टर को कम करना चाहिए। देखिए कई बार ऐसा होता है कि कोई प्रॉब्लम किसी एक इंसान की होती है तो सब ये सोचते हैं कि ये उसकी प्रॉब्लम है, वो समझेगा, वो निपटेगा, मतलब दूसरे इंसान को उससे कोई मतलब नहीं होता। लेकिन जब नेचुरल डिजास्टर्स के ग्लोबल रिपरकेशन सबके सामने निकल कर आए तो सबने इस चीज के बारे में सोचा, सबने एक इंटेंस नीड सबके आगे डेवलप हुई कि हम सबको मिलकर इस चीज के बारे में सोचना चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए। देखिए जैसे इंडियन ओशन में सुनामी आती है तो उससे कौन कौन से देश प्रभावित होते हैं, इफेक्ट होते हैं, जैसे बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, इंडिया, श्रीलंका, यहाँ तक कि मालदीव, तो सबको उस इंडियन ओशन की सुनामी का सामना करना पड़ता है। देखिए एक कंट्री परेशान नहीं हुआ, नेचुरल डिजास्टर क्या है, ये सुनामी क्या है, नेचुरल डिजास्टर है, तो एक कंट्री परेशान ना होकर सारे कंट्रीज उधर जो उसके आसपास पड़ते हैं सबको उस डिजास्टर का सामना करना पड़ा। जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, एक कंट्री उसको महसूस नहीं करता, उसको फील नहीं करता, बल्कि सारे वर्ल्ड के सामने ग्लोबल वार्मिंग की जो डिजास्टर है इसकी समस्या सबके सामने बनी हुई है। तो इस तरह से क्या है, वर्ल्ड लेवल पर एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई, सारे कंट्रीज ने मिलकर वहां पर प्लानिंग की बातचीत की। तो इस तरह से इस कॉन्फ्रेंस में क्या मतलब आउटकम निकलकर सामने है कि किस तरह से हमें डिजास्टर से बचना चाहिए, कौन कौन सी हमें ऐसी प्लानिंग्स करनी चाहिए जिससे हम इस डिजास्टर्स को कम कर सके। देखिए इस तरह से जो योकोहामा रणनीति और सुरक्षित संसार के लिए कार्य योजना बनाई गई। कैसे बनाई गई, देखिए संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश और अन्य देशों की एक बैठक प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण विश्व कॉन्फ्रेंस 23 मई से 27 मई 1994 को योकोहामा नगर में हुई। देखिए योकोहामा कहाँ है, ये जापान में है। जापान में जो जापान की जो कैपिटल है टोक्यो, उसके आसपास ये योकोहामा सिटी है, नगर है। तो संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश जो इसके देश है और दूसरे देश जो इसके सदस्य देश नहीं है, सदस्य देश भी और दूसरे देश भी, सबने मिलकर एक कॉन्फ्रेंस हुई, सबके साथ एक बैठक हुई, किसके ऊपर, प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण यानी नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन यानी उसको कम करना। विश्व कॉन्फ्रेंस कब से कब तक हुई, ये 23 मई से 27 मई 1994 को योकोहामा नगर में हुई। इस बैठक में यह स्वीकार किया गया कि पिछले कुछ वर्षों में प्राकृतिक आपदाओं के मानव जीवन और आर्थिक क्षति अधिक हुई है। देखिए जब डिजास्टर बढ़ता गया, बढ़ते रहने के दौरान क्या है, जब मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड ये सोचा गया कि डिजास्टर्स तो क्या है अलग अलग तरीके से सामने आ रहा है, तो उसके चलते इस बैठक में, इस कॉन्फ्रेंस में ये स्वीकार किया गया कि पिछले कुछ वर्षों में जो नेचुरल डिजास्टर है वो मानव जीवन और उसके आर्थिक जीवन को बहुत अधिक क्षति पहुंचा रहा है, बहुत अधिक हानि पहुंचा रहा है। देखिए इसमें ये भी स्वीकार किया गया कि ये आपदाएं विकासशील
विकासशील देशों के गरीब और साधारण समुदाय को अधिक प्रभावित करती है, क्योंकि इनके पास क्या है, मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं होते। देखिए जो विकसित देश होते हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं, उनके पास अपने फंड्स होते हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी अच्छी होती है, तो वे देश क्या है, डिजास्टर्स का सामना कर सकते हैं। लेकिन जो विकासशील देश होते हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं और वहां के गरीब और साधनहीन समुदाय होते हैं, उनको ये अधिक प्रभावित करते हैं, क्योंकि उनके पास ना तो पैसा होता है, ना उनके पास टेक्नोलॉजी ज्यादा होती है। तो इस तरह से वे देश इनका मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं होते। देखिए जो योकोहामा में जो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें कौन कौन सी प्लानिंग की गई और कौन कौन सी बात निकलकर सामने आई कि विश्व बैठक में प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण के पारित प्रस्ताव कौन कौन से हैं। देखिए यह भी दर्ज होगा कि हर देश की प्रमुख जिम्मेदारी है कि वे प्राकृतिक आपदा से अपने नागरिकों की रक्षा करें। देखिए अपने नागरिकों की रक्षा कैसे करेंगे, देखिए इसमें एक एनडीआरएफ होता है, एनडीआरएफ यानी नेचुरल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। ये जो नेचुरल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स होती है, इनको अलग से ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह से आपदा में फंसे हुए लोगों को ये बचा सके। तो इस तरह की ये जो नेचुरल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स होती है, ये भी डिजास्टर में फंसे हुए लोगों को बचाते हैं। और इंडिया में जैसे 2005 में एक्ट बनाया गया था कि नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, उसमें भी लोगों को बचाने के प्रावधान दिए गए थे। तो इस तरह से प्राकृतिक आपदा से अपने नागरिकों की रक्षा कैसे करें, देखिए वहां के नागरिकों को भी ऐसे ट्रेंड किया जाता है, ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स दिए जाते हैं कि वो भी जब डिजास्टर आए तो अपने आप को वो बचा सके। तो इसमें ये दर्ज किया गया कि हर देश की ये प्रमुख जिम्मेदारी है, वो किसी भी तरह करके अपने देश के नागरिकों की आपदा से रक्षा करे, या तो वो इसके सहारे करे, नेचुरल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स के सहारे करे, या फिर वो कैसे अलग अलग एक्ट्स बनाए जिसके सहारे क्या है, लोगों की वहां से आपदा से रक्षा हो सके। सेकंड क्या बताया कि विकासशील देशों, विशेष रूप से कम विकसित देशों और चारों ओर से भूवृद्ध देशों और छोटे द्वीपीय विकासशील देशों पर आग्रतापूर्वक ध्यान दे। देखिए एक तो विकासशील देश हो गए जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, और एक भूवृद्ध देश होते जो लैंडलॉक्ड कंट्रीज होती हैं। लैंडलॉक्ड मतलब जो चारों तरफ से जिसके लैंड हो, जैसे इंडिया में क्या है, देखिए जैसे इंडिया में इधर भी पानी है, इधर भी पानी है। भूवृद्ध देश ऐसे होते हैं जो चारों तरफ से उसके इधर भी लैंड हो, इधर भी, इधर भी, इधर भी, चारों तरफ से वो धरती से घिरा हुआ हो, स्थलीय भाग से घिरा हुआ हो, ना कि जलीय भाग से। तो जो लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं और जो छोटे द्वीपीय विकासशील देश हैं, उनके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाए। देखिए लैंडलॉक्ड कंट्रीज, जैसे कोई डिजास्टर होता है लैंडलॉक्ड कंट्रीज में, तो उनके पास चारों तरफ निकलने का बहुत कम रास्ता होता है। देखिए अगर इंडिया में कोई डिजास्टर आए तो यहाँ पर सी रूट के सहारे हम इंडिया से बाहर निकल सकते हैं। तो इस तरह से लैंडलॉक्ड कंट्रीज के ऊपर अधिक से अधिक ध्यान दिया जाए कि वहां पर डिजास्टर आए तो उनको क्या करना चाहिए। और विकासशील देशों, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि किस तरह से जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी कम होती है। तो इस तरह से क्या है, योकोहामा वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में इस तरह से ये दो जो पॉइंट है वो दर्ज किए गए, प्लानिंग की गई इनके ऊपर। देखिए थर्ड इसमें क्या बताया गया कि जहां भी ठीक समझा जाएगा वहां आपदा से बचाव, उसके निवारण और तैयारी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाकर क्षमता और सामर्थ्य का विकास करना चाहिए। इस कार्य में स्वैच्छिक संगठनों और स्थानीय समुदाय को भी संगठित किया जाना चाहिए। देखिए जो ये वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसमें क्या कि हर कंट्रीज को ये बताया गया कि अपने कंट्रीज में क्या है, लॉज बनाओ, रूल्स बनाओ, रेगुलेशंस बनाओ, जिसके चलते क्या है कि ये जो राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाकर क्षमता और सामर्थ्य का क्या है, विकास होगा, ताकि डिजास्टर से क्या है, बचाव करना वो सीख जाए। और इस कार्य में स्वैच्छिक संगठन क्या होते हैं, जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और जो स्थानीय समुदाय होते हैं, जो लोकल कम्युनिटीज होती हैं, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सके। मतलब ये सब मिलके मतलब हर एक कंट्रीज में क्या है, रूल्स बनाने चाहिए, लॉज बनाने चाहिए। तो इस तरह से इसमें थर्ड में ये बताया गया है जिससे डिजास्टर से हम बच सके, उनके असर को कम कर सके। फोर्थ क्या बताया गया है, कौन सी बात फोर्थ इसमें रखी गई कि ये उप क्षेत्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा उन कार्यों को बढ़ावा
और मजबूती देगा, जिनसे प्राकृतिक और दूसरी आपदाओं को कम किया जा सके और उनका निवारण किया जा सके। देखिए, उप क्षेत्रीय और क्षेत्रीय जो सब रीजनल और रीजनल और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग यानी इंटरनेशनल कोऑपरेशन द्वारा उन कार्यों को बढ़ावा देना, किन कार्यों को बढ़ावा देना, जिससे डिजास्टर को कम कर सके, इस तरह से मतलब कार्य करना, उसको मजबूती देना, जिससे प्राकृतिक और दूसरी आपदाओं को हम रोक सके, रोक तो सकते नहीं, उनको कम कर सकते हैं, उनको मिटिगेट कर सकते हैं और उनका निवारण किया जा सके। देखिए, इस तरह से वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में ये सारे मुद्दे उठाए गए कि किसी भी तरह से हमें इस तरह से सोचना चाहिए, इस तरह से प्लानिंग करनी चाहिए कि हैजार्ड और डिजास्टर्स को हम और ज्यादा आने से रोक सके, मतलब रोक नहीं सके, उनको कम कर सके, उनका निवारण कर सके। देखिए, इस प्रक्रिया में निम्न पर विशेष बल दिया गया। कौन कौन से और काम किए गए कि मानव और संस्थागत क्षमता निर्माण और सशक्तिकरण, मतलब ह्यूमन एंड इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग एंड स्ट्रेंथनिंग। देखिए, इसमें क्या बताया गया कि गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे कोस्टल एरिया में जो इंसान रहते हैं, कोस्टल एरिया के जो वहां पॉपुलेशन रहती है, उनको ट्रेंड करना, उनको गवर्नमेंट के द्वारा ट्रेनिंग दी जाएगी कि अगर यहाँ पर साइक्लोन आएंगे तो आपको कैसे अपने आप को बचाना है, अगर सुनामी आएगी तो आपको कैसे अपने आप को बचाना है। तो इस तरह से उनको ट्रेंड किया जाएगा, उनकी कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा और सशक्तिकरण किया जाएगा। तो ये सारी चीजें क्या है, इस याकोहामा जो रणनीति हुई उसमें ये सारी चीजें रखी गई। नेक्स्ट क्या रखा गया कि तकनीकी में भागीदारी, सूचना का एकत्रण, प्रकीर्णन और उपयोग। देखिए, तकनीकी में भागीदारी यानी टेक्नोलॉजी शेयरिंग। टेक्नोलॉजी शेयरिंग का मतलब है कि जिस कंट्री के पास जो टेक्नोलॉजी है डिजास्टर से बचने के लिए, वो सबके साथ अपनी उस टेक्नोलॉजी को शेयर करे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इंडिया में क्या है, भूकंप आया है, उससे बहुत ज्यादा क्या है, त्रासदी हुई है, मतलब बहुत ज्यादा टूट फूट हुई है, नुकसान हुआ है। उस भूकंप से बचने के लिए अगर अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी है तो अमेरिका उस टेक्नोलॉजी को इंडिया के साथ शेयर करे। तो इस तरह से क्या है, इंडिया का भी फायदा होगा उसमें। अगर बाय चांस लगा लो इंडिया के पास कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी है कि अगर अमेरिका में कोई डिजास्टर आए तो इंडिया उनकी हेल्प कर सके। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी को शेयर करना एक दूसरे के साथ, ताकि सारा वर्ल्ड क्या है, डिजास्टर्स के खतरे को कम कर सके, सूचना का एकत्रण कर सके, प्रकीर्णन कर सके, उनका उपयोग कर सके। तो इस तरह से ये चीजें उनके सामने रखी गई। नेक्स्ट क्या है कि संसाधनों का संग्रह करना यानी मोबिलाइजेशन, मतलब संसाधन रिसोर्सेज, जिस कंट्री के पास जो रिसोर्स है वो एक दूसरे को आपस में बांट दे, एक दूसरे उसका क्या है, संग्रह कर सके, उसका मोबिलाइजेशन कर सके। और नेक्स्ट क्या है कि 1999 और 2000 को आपदा न्यूनीकरण का अंतरराष्ट्रीय दशक भी घोषित किया। देखिए, इसके बीच में क्या है, जो आपदा न्यूनीकरण यानी जो नेचुरल डिजास्टर जो रिडक्शन है उसका अंतरराष्ट्रीय दशक, इसको यानी डिकेड उसको घोषित किया। तो इस तरह से जो याकोहामा स्ट्रेटेजी हुई, जो याकोहामा में ये वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस रखी गई 1994 में, तो उसमें यही बताया गया कि किस तरह से सारे कंट्रीज मिलकर एक दूसरे से बातें करें, आपस में कम्युनिकेशन रखें, प्लानिंग बनाएं। तो किस तरह से हम इस डिजास्टर से, हैजार्ड से हर एक कंट्री को बचा सके, कौन कौन से मुद्दे इसमें रखे गए, ये सारे हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। देखिए, वर्ल्ड लेवल पर क्या है, विभिन्न प्रकार की आपदाओं को लोगों ने महसूस किया, उनको फील किया। तो इस तरह से नेचुरल डिजास्टर्स को कम करने के लिए वर्ल्ड लेवल पर प्लानिंग बनाई गई। देखिए, किसी प्रॉब्लम को सुलझाने से पहले हमें उसकी जड़ तक पहुंचना पड़ता है, मतलब किसी गुत्थी को हम तब सुलझा सकते हैं जब हम ये देखें कि वो उलझी कहाँ पर है। इसलिए नेचुरल डिजास्टर्स को की प्रॉब्लम को सोल्व करने से पहले हमें इसका क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा कि कौन कौन सी कैटेगरी में कौन कौन सा डिजास्टर आता है। देखिए, यहाँ पर हमने नेचुरल डिजास्टर्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट आती है एटमॉस्फेरिक यानी वायुमंडलीय हमारा नेचुरल डिजास्टर, सेकंड आता है भौमिक यानी टेरेस्ट्रियल, थर्ड आता है जलीय यानी एक्वेटिक, और फोर्थ आता है जैविक यानी बायोलॉजिकल। इस तरह से नेचुरल डिजास्टर को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। देखिए, वायुमंडलीय यानी एटमॉस्फेरिक में कौन कौन से डिजास्टर आते हैं, जो एटमॉस्फेयर से रिलेटेड होते हैं।
फर्स्ट है बर्फानी तूफान। देखिए जो ब्लिजार्ड होते हैं, बर्फानी तूफान का मतलब है जहां पर स्नोफॉल ज्यादा होता है, जहां पर जो लोगों के घरों के दरवाजे बंद हो जाते हैं, मतलब बाहर निकलने का भी रास्ता नहीं होता। एक तरह से आप कह सकते हैं कि स्नोफॉल एरिया में स्नो की बाढ़ आ जाना, इतनी बर्फबारी वहां पर होती है। तो ये भी क्या हो गया, एक तरह से नेचुरल डिजास्टर हो गया। सेकंड, तड़ी झंझा मतलब थंडर स्टॉर्म होते हैं, मतलब बिजली कड़कना और बिजली का नीचे गिरना। देखिए कई बार हमने न्यूज में सुना है कि बिजली गिरने से कई लोगों की मौत हो गई, तो वो क्या है, तड़ी झंझा होती है। तो ये भी क्या है, एक नेचुरल डिजास्टर है। थर्ड क्या है, टोर्नेडो। देखिए टोर्नेडो भी एक तरह की हवाएं होती हैं जो ऐसे गोल गोल घूमती हैं, वो भी किससे रिलेटेड होता है, डिजास्टर हमारा नेचुरल मतलब एटमॉस्फेयर से रिलेटेड होता है, इसीलिए इसको एटमॉस्फेयर की कैटेगरी में डाला गया है। फोर्थ क्या है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात यानी जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं। देखिए ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या होते हैं, इनको भी एटमॉस्फेरिक कैटेगरी में डाला गया है। आगे है सूखा यानी ड्रॉट। देखिए आप सोचोगे कि ड्रॉट तो जमीन से रिलेटेड है, स्थल से रिलेटेड, तो इसको एटमॉस्फेयर में क्यों इंक्लूड किया गया। देखिए जो ड्रॉट होता है, ड्रॉट कब आता है, जब बारिश कम होती है, जब हमारी क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज होते। तो क्लाइमेटिक कंडीशंस, जब एटमॉस्फेरिक कंडीशंस और क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है, जब सेम होती है। देखिए सूखा इसीलिए एटमॉस्फेयर रिलेटेड, क्योंकि बारिश नहीं होगी। तो ये सारी चीजें कहां पर होती हैं, बारिश का ना होना, क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज होना, ये सारी चीजें एटमॉस्फेयर में होती हैं, तो इसीलिए इसको एटमॉस्फेयर की कैटेगरी में रखा गया है। नेक्स्ट आता है काकरापात। देखिए काकरापात क्या होता है, काकरापात मतलब हिल स्टॉर्म जो होते हैं, जो ओले पड़ते हैं। देखिए ओले किस तरह से डिजास्टर है, जैसे अर्बन एरिया में अगर ओले पड़ते हैं तो ये सोचा जाता है कि मतलब उसको अच्छा लगता है, अच्छा समझा जाता है कि स्नोफॉल हो रहा है, वहां पर ओले पड़ रहे हैं। लेकिन वही ओले जब रूरल एरियाज में खेतों में पड़ते हैं तो वो ओले क्या करते हैं, पूरी की पूरी फसल को दबा देते हैं, पूरी की पूरी फसल वहां पर बर्बाद हो जाती है। इसीलिए इसको नेचुरल डिजास्टर समझा जाता है ओलों को, यानी काकरापात यानी हेल स्टॉर्म को। नेक्स्ट आता है पाला। पाला मतलब फ्रोस्ट। देखिए पाला मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर कम हो जाना, बिल्कुल बर्फ जम जाना। तो ये भी क्या है, एक तरह का नेचुरल डिजास्टर है। लू जो हीट वेव्स होती है, मतलब जो गर्म वेव्स होती हैं, लू जो मतलब हमारे जैसे पंजाब हरियाणा के राज्यों में उत्तरी मैदान में गर्मियों के महीनों में चलती हैं, जून में चलती हैं, उनको कहा जाता है लू। देखिए लू इतनी गर्म हवाएं होती है जिसके लगने से क्या है, इंसान की मौत भी हो जाती है। तो इसीलिए इसको भी नेचुरल डिजास्टर की श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट आती है शीतलहर मतलब कोल्ड वेव्स। देखिए ज्यादा गर्म जो हवाएं होती हैं वो भी इंसान को दुखी करती हैं, जो शीतलहर बिल्कुल ठंडी हवाएं, बिल्कुल कोल्ड वेव्स जो होती हैं, तो इसीलिए इनसे भी क्या है, इंसान की मौत हो जाती है। इसीलिए इनको क्या है, एटमॉस्फेयर की कैटेगरी में मतलब नेचुरल डिजास्टर की कैटेगरी में रखा गया है। ये हमारे हो गए एटमॉस्फेरिक डिजास्टर। फिर टेरेस्ट्रियल यानी भौमिक में कौन कौन से डिजास्टर आते हैं। देखिए फर्स्ट आता है भूकंप। भूकंप किससे रिलेटेड है, भूकंप अर्थ से रिलेटेड है, जमीन से रिलेटेड है, तो इसीलिए भूकंप को किस में रखा गया है, टेरेस्ट्रियल नेचुरल डिजास्टर में रखा गया है। नेक्स्ट आता है ज्वालामुखी। देखिए जो वोल्केनिक इरप्शन होता है, जो नीचे से एकदम से लावा निकलकर बाहर आता है और सब कुछ जलाकर राख कर देता है, इसीलिए इसको भी नेचुरल डिजास्टर कहा गया है। फिर भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड हो जाता है, मतलब पूरी की पूरी लैंड क्या है, ऊपर से पूरा का पूरा पहाड़ फिसलकर नीचे आ जाता है, उसको क्या कहा जाता है, भूस्खलन। मतलब ये भी बहुत बड़ा नेचुरल डिजास्टर है। फोर्थ क्या है, हिमघाव। देखिए हिमघाव क्या होता है, जो एवलांचेस होते हैं, मतलब जैसे भूस्खलन में पूरी लैंड की लैंड नीचे सरक कर आ जाती है, उसी तरह हिमघाव यानी एवलांचेस में भी पूरी की पूरी मतलब बर्फ की चट्टान फिसलकर नीचे आ जाती है। इससे भी बहुत अधिक मात्रा में डिस्ट्रक्शन होता है, इसीलिए हिमघाव को भी किसमें रखा गया है, नेचुरल डिजास्टर की श्रेणी में रखा गया है। अवतलन क्या होता है, मतलब सबसिडेंस। देखिए अवतलन हम पढ़ेंगे जब प्लेट टेक्टोनिक वाला चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें अवतलन आता है कि किस तरह से प्लेट की प्लेट नीचे धंस जाती है, दब जाती है, वो उसको बोला जाता है सबसिडेंस यानी अवतलन, जो नेचुरल डिजास्टर होता है। फिर आता है मृदा अपरदन। देखिए जो सॉइल इरोजन है वो भी नेचुरल डिजास्टर है, मतलब सॉइल अगर इरोज हो जाएगी, उसका इरोजन हो जाएगा, टॉप सॉइल पूरी की पूरी बह जाएगी, तो उससे भी क्या है, वहां की जो एग्रीकल्चर है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, यानी प्रोडक्शन होना बिल्कुल कम हो जाएगा। तो इसीलिए ये भी क्या है, एक तरह का नेचुरल डिजास्टर है।
फिर आता है जलीय यानी इक्वेटिक में कौन कौन से आते हैं, जैसे बाढ़ हो गया। देखिए बाढ़ भी क्या है, एक नेचुरल डिजास्टर है, हर जगह क्या है पानी भर जाता है, लोगों को परेशानियां होती हैं, दिक्कत होती है। सेकंड क्या है ज्वार। देखिए जो टाइडल वेव्स होती है, टाइडल वेव्स कहां पर आती है, समुद्र में यानी सी में आती हैं। जब टाइडल वेव्स मतलब ऊंची लहर आके एकदम तटीय इलाकों में टकराती है तो अंदर तक क्या है पानी भर जाता है, तो इसीलिए इसको भी क्या समझा जाता है, इसको भी नेचुरल डिजास्टर समझा जाता है। नेक्स्ट क्या है महासागरीय धाराएं। देखिए जो ओशनिक करंट होते हैं, ओशनिक करंट में क्या है कहीं पर टेम्परेचर कम हो जाता है, जब कोल्ड वेव्स और हॉट वेव्स आपस में मिलती हैं तो कहीं पर टेम्परेचर कम हो जाता है, कहीं पर टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, इसीलिए इसको भी किसकी कैटेगरी में, कहीं पर सूखा पड़ जाता है, कहीं पर बाढ़ आ जाती है, तो इसीलिए इसको भी नेचुरल डिजास्टर की कैटेगरी में रखा गया यानी इक्वेटिक की कैटेगरी में रखा गया है। नेक्स्ट आ जाए तूफान महोर्मी यानी जो स्टॉर्म सर्ज होते हैं। देखिए जो ये तूफान महोर्मी क्या होता है, जब इसमें सी लेवल यानी वाटर लेवल अप हो जाता है, मतलब वाटर लेवल ऊपर तक बढ़ जाता है। इसमें वाटर लेवल ऊपर तक कैसे बढ़ता है, मतलब तूफान मतलब हवाओं के द्वारा जब समुद्री लहरें कहां तक आ जाती हैं, कोस्टल एरिया तक आ जाती है, मतलब तटीय भागों में अंदर घुस जाती हैं, तो इसीलिए वहां पर पूरी जगह पर क्या है पानी भर जाता है, इसीलिए उसको भी नेचुरल डिजास्टर की कैटेगरी में रखा गया है। नेक्स्ट सुनामी। सुनामी आपको पता ही है कि किस तरह से सुनामी क्या है, कई कई फुट तक लहरें ऊपर उठती हैं। मतलब सुनामी किस वजह से आती है, जब समुद्र की जो धरती होती है उसके अंदर जब भूकंप आता है उसकी वजह से लहरें कई कई फुट ऊपर उठकर कहां घुस जाती हैं, कोस्टल एरियाज में, मतलब सेटलमेंट के अंदर जहां पर इंसान रहते हैं, अंदर तटीय इलाकों में चली जाती है, तो इसको भी क्या है बहुत बड़ा नेचुरल डिजास्टर समझा जाता है। जैविक में बायोलॉजिकल में हमारे कौन कौन से नेचुरल डिजास्टर आते हैं, देखिए जैसे पौधे और जानवर उपनिवेशक के रूप में। देखिए पौधे और जानवरों से कौन कौन सी यहाँ पर बीमारी, जैसे जैसे टिड्डी दल होती हैं। देखिए जो टिड्डियां होती हैं, टिड्डी यहाँ पर एक या दो टिड्डी की बात नहीं हो रही, पूरा टिड्डी दल होता है जो अगर बाई चांस मान लो किसी एक खेत में बैठ गया तो पूरी की पूरी फसल को खराब कर देता है, तो इसीलिए टिड्डी दल को भी क्या है बायोलॉजिकल नेचुरल डिजास्टर की कैटेगरी में रखा गया है। से कीट ग्रसन होते हैं, जैसे इंसेक्ट्स इन्फेस्टेशन होते हैं, बैक्टीरिया हो गया, वायरल हो गया, मतलब संक्रमण हो गया, बर्ड फ्लू जैसे डेंगू हो गया, जैसे अब हमारा चला हुआ ये कोरोना वायरस हो गया, ये सब किसकी कैटेगरी में आते हैं, ये सब बायोलॉजिकल नेचुरल डिजास्टर की कैटेगरी में आते हैं। तो इस तरह से प्राकृतिक आपदाओं को यानी नेचुरल डिजास्टर्स को इस तरह से 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एटमॉस्फेरिक में, टेरेस्ट्रियल में, इक्वेटिक में और बायोलॉजिकल में। इसमें से कुछ ऐसे डिजास्टर हैं जो हमारी बुक में आगे डिटेल में दिए गए हैं, तो हम आगे उनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस तरह से आज के लिए बस इतना ही। आगे जो चैप्टर बचा हुआ है जो प्राकृतिक आपदाओं का, हम कुछ नेचुरल डिजास्टर का वर्गीकरण आगे देखेंगे डिटेल में, तो वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।